हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बड़ी विद नेहा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अपने इंटरव्यू की पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। मैंने अपने इंटरव्यू से क्या सीखा, उसको कैसे सीख के अपनी गलतियों को सुधारा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अगर अभी तक की बात करें तो मैंने अभी तक 4 इंटरव्यू दिया है, जिसमें से पहला मेरा इंटरव्यू जो था वो था ईसीजीसी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का इंटरव्यू। उसके बाद मैंने आईपीएस आरआरबी का इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया और फिर उसके बाद मैंने आईपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया, जिसमें से ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू में मैं मतलब ईसीजीसी पीओ का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ और उस इंटरव्यू में मुझे 21 आउट ऑफ 60 मार्क्स मिले थे। ठीक है। आईपीएस आरआरबी एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया और उसमें मुझे 72 पॉइंट समथिंग आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ठीक है। एसबीआई पीओ इंटरव्यू की मैं बात करूं तो उसमें 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले और आईपीएस पीओ का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी कि मुझे उसमें इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे। ठीक है। तो 21/60 से लेकर 50 आउट ऑफ 50 तक को मैंने कैसे हैंडल किया और कैसे मैंने अपने ही गलतियों से सीखा, ठीक है, मैं उसको बताती हूँ। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसी पीओ से पहले मैंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं दिया था। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने पता किया कि मेरे आसपास से कि नहीं जहाँ मैं मॉक इंटरव्यू दे सकती हूँ, कोई इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं कि नहीं है। तो मेरे एरिया में तो कोई ऐसा नहीं था, तो वहाँ पे ऐसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी तैयारी अपनी फैमिली के साथ रह के अपने घर पे ही ऑनलाइन यूट्यूब और टेस्ट सीरीज से ही की है। ठीक है। तो मैंने एक भैया से बात की, अपने कज़न से बात की, तो उन्होंने बताया कि आप इनके पास जा सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो मैं वहाँ पे 3 दिन गई तैयारी करने के लिए, मतलब उनसे मैंने बात की, उनके सामने मॉक इंटरव्यू दिया, तो मैं उनसे कुछ सीखी। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसी पीओ का इंटरव्यू देने गई। उसमें मेरे मार्क्स 21/60 आए, मतलब सिर्फ मुझे 21 मार्क्स मिले थे। उसके बाद फिर आईपीएस आरआरबी की इंटरव्यू के पहले मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए, ना ही मैंने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दिया, ना ही मैंने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिया। आईपीएस आरआरबी के पहले मैंने सिर्फ गोल्डन करियर का एक कोर्स लिया था, प्रिपरेशन सीरीज था, जिसमें जिसमें मुझे हर तरह की मतलब आरआरबीज क्या होती हैं, बैंक क्या होता है, या फिर जो भी टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये सब मतलब थोड़ा मुझे ओवरव्यू मिल जाए, क्योंकि मुझे कोई कलेक्टेड ये नहीं मिल रहा था कहीं भी, तो वो मैंने परचेज किया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आईपीएस आरआरबी का इंटरव्यू दिया और एसबीआई पीओ के इंटरव्यू तक मुझे मैंने बहुत सारा अपना कलेक्शन ले लिया था, मैं सीख चुकी थी इतना कि मुझे इंटरव्यू कैसे देना है। तो उसके पहले मैंने कोई भी ऐसे इंटरव्यू भी नहीं दिया और मैंने ना ही कोई कोर्सेज खरीदे और ना ही आईपीएस पीओ के इंटरव्यू के पहले ना ही मैंने कोर्सेज खरीदे। ठीक है। तो मैंने क्या क्या सीखा है और किस तरह से मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, जो इंटरव्यू के एस्पेक्ट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, जो एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू मैं समझती हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वही मैंने लिखा है कि इंटरव्यू आपका 5 एस्पेक्ट्स मेन है इसमें, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आई कॉन्टेक्ट है, ड्रेसिंग सेंस है, द वे यू आर आंसरिंग एंड कॉन्फिडेंस। ये पांचों चीज़ बहुत ही मैटर करती है इंटरव्यू में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू करने के बाद मैं ये बात करूँगी कि मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ में क्या क्या गलतियाँ की, फिर मैंने उसको क्या क्या सीखा, फिर मैंने कैसे उसको अपने इंटरव्यू में अप्लाई किया, उस मिस्टेक्स के करेक्शन को कैसे मैंने अप्लाई किया। ओके। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैंने जी की प्रिपरेशन कैसे की, मैंने क्वांट की तैयारी कैसे की, मैंने इंग्लिश की कैसे की, रीजनिंग की कैसे की, तो सभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। एक बार में सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। आज का ये वीडियो मैं पूरा इंटरव्यू पे दे रही हूँ और आप लोग इसको जब भी इंटरव्यू में जाने से पहले देखें, अभी देखें, जब भी आप इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो पूरा सुनिएगा ताकि आपको इससे हेल्प मिले और मुझे पता है आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसी पीओ के इंटरव्यू की, मैंने उसमें क्या क्या गलतियाँ की। तो पहला ये था कि मेरा उस टाइम फर्स्ट इंटरव्यू था। हालांकि मैं एक मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था एक सर के पास जाके, पर शायद मैं उनसे उतना कुछ नहीं सीख पाई थी जितना मैं अपनी खुद की गलतियों से सीखी हूँ। ठीक है। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू था सीजीसीपीओ का, तो उसमें मैं गई इंटर की। तो मैं जो है ना, मतलब जब आप चल रहे होते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली चलना है। पहली बात तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ गया। ठीक है। कॉन्फिडेंटली चलना, तो मैं थोड़ा झुक के चल रही थी। ठीक है। उसके बाद फिर जैसे मैंने जाके सीट पे बैठी, सबसे पहली बात जो उन्होंने मतलब मुझे खुद बोल दी कि मैं जब बोल रही थी ना, मैं स्टार्टिंग में बहुत धीरे बोल रही थी। कभी कभी क्या होता है, हम इतना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम धीरे बोलते हैं। कम से कम आपको इतना लाउडनेस तो आपके साउंड में होना ही चाहिए कि आप जो बोले उन तक पहुंच सके। ठीक है ना, बोर्ड मेंबर्स तक पहुंच सके। आपको बहुत ज़्यादा धीरे नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है। ठीक है। तो आप थोड़ा लाउडनेस अपने साउंड में रखेंगे। ठीक है।
तो वो है कि ये मेरी फर्स्ट मतलब गलती थी। दूसरी गलती में मेरी ये थी कि इंटरव्यू के टाइम में मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं थी, मतलब मैं बहुत ही रूड टाइप से या फिर मतलब बहुत ही जनरल मतलब एकदम बिहेवियर कर रही थी, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम में आपके चेहरे पर स्माइल थोड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप जब ग्रीट कर रहे हैं तब, आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तब, आप जब आंसर नहीं दे पा रहे तो आपको स्माइल नहीं करनी है, तो आपके चेहरे पे गिल्ट होना चाहिए। लेकिन जब आप आंसर दे रहे हैं और जैसे आपने आपके घर के बारे में पूछा गया है, आपके भाई बहन के बारे में पूछा गया, तो आपको ढंग से वो बताना है, विद स्माइल बताना है, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी गलती थी कि मेरे इंटरव्यू के टाइम मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं थी, ठीक है। तीसरी गलती क्या थी मेरी, मैंने इसी इंटरव्यू के में सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया, ठीक है। पर फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, जैसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया जिसमें मुझे अधिक जानकारी नहीं थी, या मेरा जिसमें गलती होने के बहुत सारे चांसेस थे, उन क्वेश्चंस को भी मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मुझसे पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए गए थे वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की जानकारी नहीं है तो आप या तो उसका आंसर मत दीजिए, मतलब अगर कोई एकदम ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं भी आएगा तो चलेगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो मतलब जनरल केस से, इलेक्शन से रिलेटेड है, या फिर ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है कि उसका आंसर एक जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, तो आपको उसका आंसर ऐसे देना है कि सर, विथ माई लिमिटेड नॉलेज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मैंने यूज़ नहीं किया था, ये सब वर्ड्स का मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं डायरेक्टली अपना आंसर देती गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मैं दे रही थी और वहाँ से जो रिप्लाई आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं उनको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, अपने बोर्ड मेंबर्स को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। जब बोर्ड मेंबर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करते तो अपने आप हमारा जो मतलब हमारा पेशेंस नहीं रहता, हम थोड़े नर्वस हो जाते, तो वो मुझे होने लगा था, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो ये CGCPO का इंटरव्यू था, मुझे लगता है कि मैंने ये सब गलती की थी कि मैंने उन आंसर्स को भी देने की कोशिश की जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं थी, मैंने गलत आंसर्स दिए, मैंने बोर्ड मेंबर्स को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट भी किया। इसके अलावा मेरे चेहरे पर स्माइल नहीं थी और जो मेरा बॉडी पॉस्चर था वो उतना करेक्ट नहीं था जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मैंने सीखा और IPS RRB का इंटरव्यू मैं देने गई, ठीक है। IPS RRB के इंटरव्यू के लिए भी मैंने मतलब सिर्फ जो भी मतलब मुझे पढ़ना था वो सब मैंने तैयारी किया, और उसके बाद फिर मैंने ये ध्यान रखा कि मैं एकदम प्रॉपर्ली बैठूँ, स्माइल के साथ मतलब उन लोगों को ग्रीट करूँ। उसके बाद फिर जो भी मुझे आंसर नहीं आता है वो मुझे नहीं देना है, ठीक है। मैं ये सब सोच रही थी। IPS RRB का इंटरव्यू में मैंने क्या गलती की वो मैं आपको बताती हूँ। जिस चीज़ का आंसर आपको आता है वो उस चीज़ का आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देना है, ठीक है। जैसे कि मुझे पूछा गया कि व्हाट आर पब्लिक सेक्टर्स बैंक, ठीक है। उसका भी आंसर मैं उसको लर्न करके गई थी, मतलब पता ही है पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, तो उसका आंसर मैं अच्छे से नहीं दे पाई। इसके अलावा मुझसे पूछा गया, जैसे मैंने बोला था कि मैं टीचिंग करती हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने बोला था, तो मुझे पूछा गया कि बायोलॉजी में क्या क्या टीच करती हैं, केमिस्ट्री में क्या टीच करती है, तो उसमें मैंने 1-2 टॉपिक्स ही बताया और फिर मैं नहीं बता पाई थी, मतलब मुझे रिकॉल ही नहीं हो पा रहा था। जो भी आंसर आप दें आप उसको अच्छे से डिटेल करें, उतना भी ज़्यादा नहीं जाना है और उतना भी कम नहीं बोलना है। अगर आप कम बोलेंगे ना तो फिर वो क्या होगा कि आप मतलब उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक मतलब बोलते हैं, 3-4 लाइन का भी आंसर बोलते हैं, तो उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा, जिसके कारण आपको इधर उधर नहीं ले जाएंगे ज़्यादा कि मतलब कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल आप देंगे तो उसमें से ही आपको क्वेश्चन आएगा। तो पहली गलती जो मुझे लगता है कि RRB के इंटरव्यू में मैंने की थी वो मेरा ये था कि मैं जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, कुछ क्वेश्चन उसको मैंने उतना प्रॉपरली नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, थोड़ा डिटेल तो होना चाहिए, ठीक है। और एक गलती जो मैंने की, कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आपके राष्ट्रपति का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, तो मतलब जैसे कि मुझसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में पूछा गया था, ठीक है। मैम ने मुझसे पूछा क्वेश्चन, तो मैं उनके बारे में मैं जानती थी कि वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, पर मैं उतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं जान रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे उनके हस्बैंड का नाम पूछा था, जो मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम में तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है। पर उस टाइम में क्या हुआ, जब मुझसे उन्होंने उनके हस्बैंड का नाम पूछा, तो एक तरह से मैं एकदम नर्वस टाइप की हो गई कि मैं नहीं जान रही हूँ, इतना ईजी क्वेश्चन है, ये भी नहीं बता पाऊंगी, ठीक है ना। तो मैं नर्वस हो गई, तो फिर मैं मतलब थोड़ा झिझक के मैंने उनके हस्बैंड का नाम बताया, और वो भी मैंने गलती बताया था। उस टाइम उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि आपने गलती बताया या सही बताया है। बाद में जब मैंने बाहर आके अपने पापा से पूछा कि पापा मैंने ये सही बताया है, तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, तो तुम गलती बता के आई। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब देखते हैं कितना मार्क्स कमाता है, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जानना ही चाहिए, उसका आंसर कभी गलत मत दीजिए, ठीक है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था कि जनरल पीपल को जानना, गलत आंसर जो बेसिक क्वेश्चन है उसका तो नहीं देना है, ठीक है।
अब बात आती है कि SBI PO इंटरव्यू में मतलब वो तो मैंने इसका डिटेल्ड एक्सपीरियंस वीडियो तभी बना लिया था जब मैं SBI PO इंटरव्यू दे के आई थी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग उस वीडियो से देख के जान लेंगे कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो SBI PO इंटरव्यू में भी एक रॉन्ग आंसर मैंने दिया था। ये दिया था कि जो नोबल गैस का कहाँ यूज़ होता है, तो वो मैंने एक तो बता दिया था कि बल्ब में यूज़ होता है आर्गन गैस, और एक मैंने वो कुरकुरे का पैकेट वाला बताया था, जो कि मेरा गलती था, ठीक है। तो उसमें मैंने मतलब बहुत मतलब मैंने फिर रियलाइज़ कर लिया कि मेरा गलती है, फिर मैंने बोला सॉरी सर, ये मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से जो अभी तक मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या गलती की, उससे क्या क्या सीखा, ये हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जैसे आप चल के आ रहे हैं। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज जो कॉन्फिडेंट में बोल रही हूँ, ये घमंड वाला कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सहजता वाला। मतलब आप एकदम सिंपल और शालीनता के साथ आप चल के जाएंगे। पहले गेट नॉक करेंगे, फिर आप मे कम इन सर या मे कम इन मैम बोलेंगे, फिर आप नॉर्मली चल के जाएंगे, और फिर जब आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, हाँ, उसके बाद आप गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जो भी है विश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बैठने के लिए कहा जाएगा, तब बैठेंगे। तो वो आपका चलने का स्टाइल जो आप चल रहे हैं वो भी मायने रखता है। सेकेंड थिंग जो है ये है आई कांटेक्ट। कुछ लोगों का ये मतलब प्रॉपर्टी होता है कि वो आंसर देते समय सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंसर देते समय सभी बोर्ड मेंबर्स से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, जिसमें मैं आती हूँ, ठीक है। मैं आंसर देते समय सभी बोर्ड मेंबर्स से कांटेक्ट नहीं बना पाती थी, आई कांटेक्ट नहीं बना पाती थी। SBI PO इंटरव्यू में भी मैंने सिर्फ उन्हीं मेंबर के साथ आई कांटेक्ट बनाया जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं चेयरमैन सर के साथ बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ चेयरमैन सर को देख रही हूँ। एक दो बार हो जाता था कि मैं इधर उधर देख रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता कि मैं कॉन्स्टेंटली इधर उधर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे आंसर देने का जो मेरा कैपेसिटी था वो मतलब थोड़ा घट जाता था, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इंट्रोडक्शन के टाइम में आप एक बार सबको देख लीजिए, वो अच्छा है कि आप इंट्रोडक्शन पूरे बोर्ड मेंबर्स को देते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन की बारी आती है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBI, या फिर कुछ भी आपसे कॉलेज के रिलेटेड या फिर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री से रिलेटेड, तो फिर आप उन्हीं को देखिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। ये पहला बात, ठीक है। दूसरी बात आती है ड्रेसिंग। आपकी ड्रेसिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत तड़क भड़क वाली ड्रेसिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग मतलब सिंपल और मतलब एक एलिगेंट टाइप की ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं द वे यू आर आंसरिंग। आप कितने आंसर्स देते हैं इससे मतलब नहीं है, आप जिन आंसर्स को देते हैं वो कैसे देते हैं उससे मतलब है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट Q&A। हम लोग इसको क्वेश्चन एंड आंसर सेशन समझते हैं, वो Q&A सेशन नहीं होता है, ठीक है। आपका जो आप आंसर देते हैं वो आपकी इंटरव्यू का 50% ही होता है। बाकी आप कैसे आंसर दे रहा है, आप किस तरह से बोर्ड मेंबर से बात कर रहे हैं, वो सब मायने रखता है, ठीक है। तो आप जो भी आंसर दे उसको प्रॉपरली दें, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करें, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखें। आपका अगर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जैसे आपने दूर से की है, तो आपने क्यों की है दूर से, आपके पास का एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए था। आप केमिस्ट्री से बैंकिंग में स्विच कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं स्विच, आपके पास उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए था। आप इंजीनियरिंग से बैंकिंग में स्विच कर रहे हैं, आपको मतलब एक प्रॉपर आंसर तो आपको फ्रेम करना ही है ना कि आप क्यों स्विच कर रहे हैं। अगर आप फेक आंसर देंगे तो वो तुरंत उन लोग को पता चल जाएगा कि वो आप फेक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप आंसर दे रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए। जब आप उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस अपने आप दिखेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंट आप तब रहेंगे जब आप सच बोलेंगे, ठीक है। झूठ जब आप बोलेंगे तो आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे नहीं, और जब कॉन्फिडेंट दिखेंगे नहीं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप जिस टाइप से आप आंसर दे रहे हैं उसको ढंग से दीजिए। और आंसर्स देने की मैं बात करूँ तो जो बेसिक आंसर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। मेरी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन क्या है, मास्टर्स क्या है, उसके आंसर्स आपको पता होने चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि ग्रेजुएशन का क्या है, मैं ग्रेजुएशन भी पूरा पढ़ के चल जाऊँ। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो में मुझे नहीं लगता है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता होगा, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। और तो मेरे लिए ये फ़ायदा था क्योंकि मैं पहले ही 10th तक के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मुझे कुछ भी अपने डिग्री से रिलेटेड पढ़ाई करनी नहीं पड़ी थी, सब कुछ ऑलरेडी मतलब पता था क्योंकि मैं टच में थी, तो मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। जैसे कि SBI PO इंटरव्यू में मुझे न्यूक्लियर फ्यूजन से पूरा मतलब पूछा गया, तो मुझे वो सब चीज़ पता क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मुझे पूरा पता था, इसलिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा। लेकिन अगर आप उसके टच में नहीं है, बहुत दिन से नहीं पढ़े, तो आपको थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बैंकिंग के टर्म के बारे में नहीं बता पाते तो उससे ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पेरेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके पेरेंट अगर आर्मी में है, आपके पेरेंट अगर कोई
फार्मर का बिजनेस कर रहे हैं तो उससे थोड़ा रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है बैंक में तो आप आने वाले हैं, लेकिन जिस आपके पेरेंट्स जो कर रहे हैं उसके साथ तो आप आज 10 साल से मान लिया आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, या फिर आप जब से जन्म लिए तब से आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी फैमिली से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें आप नो नहीं बोल सकते हैं। आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं पता है कोई बात नहीं। और उसके बाद जो बैंकिंग में जो जनरल क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आप अपना तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपकी जो हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी पेंटिंग थी, तो मैंने जैसे कि अब मेरी हॉबी पेंटिंग है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, बिहार भी आसपास कई क्षेत्र है, और मैं भागलपुर में मैंने अपनी +2 की भी पढ़ाई की है। तो अब मैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में नहीं जान के जाऊँ। इसके अलावा मैंने पेंटिंग की है, और पेंटिंग में अभी जो पद्म भूषण अवार्ड्स मिला है जिन लेडीज़ को, उनके बारे में जान के नहीं जाऊँ। तो ये किसकी गलती है? मेरी गलती होगी। समझ में आ रहा है आपको? आपकी जो हॉबी है, अब मुझसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ दिया जाए, या फिर लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पूछ दिया जाए जिसने मोनालिसा बनाई थी, अगर मैं वो ही नहीं जानती हूँ तो फिर मैं क्या पेंटिंग कर रही हूँ? वाटर कलर से पेंट कर रही हूँ, आप पेंसिल कलर से पेंट कर रही हूँ, वो हॉबी होगी? वो आपको पेंटिंग करने थोड़ी दे देंगे वहाँ पे कि मेरा चेहरा बना दीजिए। आपको जानना पड़ेगा ना जो आपकी हॉबी है उसके बारे में, बेसिक्स, पेंटर क्या है, मधुबनी पेंटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये आपका अपना फील्ड है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये आपकी हॉबी हो गई। आपका स्टेट से रिलेटेड, जैसे झारखंड है, अब मेरा ही स्टेट झारखंड है, तो झारखंड जो है फेमस फॉर मिनरल्स है, तो मिनरल्स में क्या क्या मिनरल्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इस सब की मैंने तैयारी कैसे की थी मैं आपको बता देती हूँ। मेरा क्या है, एक मिनट, मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब तक कोई भी चीज़ मेरे कॉपी में नहीं याद आ जाती ना, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मेरी वो तैयारी कंप्लीट हुई है। मैंने किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने कोई वीडियो देखा, ठीक है, तो उसको मैं उसका नोट्स बना लेती हूँ अपने कॉपी में, या फिर मैंने एक कॉपी पूरा इंटरव्यू को ही मतलब डिवोट कर दी थी कि मैंने बैंकिंग के बारे में उसमें पूरा लिख दिया, हर टॉपिक के बारे में। कम से कम 16-17 टॉपिक था जो मैंने बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, और मैंने ये भी सोच लिया था कि इसके बाहर आएगा तो मैं नो बोल दूंगी, आंसर नहीं दूंगी, चलेगा। ठीक है, इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड, मैं जिस जगह में रहती हूँ उस सिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो +2 की पढ़ाई की, अगर मैंने बाहर जाके की है तो उससे रिलेटेड। इसके अलावा आपका हॉबीज़ से रिलेटेड। उसके बाद अगर मेरे पेरेंट्स कुछ करते हैं तो उससे उससे जो भी मतलब बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैं ये सब पढ़ के गई थी, और ये सब मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। ठीक है, और उसी को मैं बार बार रिवीजन करती थी ताकि मैं ये नहीं भूल जाऊँ कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो इंटरव्यू को मतलब लास्ट डे तक इंटरव्यू में पढ़ते नहीं रहना है। ठीक है, कुछ कुछ लोग तो मैं देखती थी, मैं जब इंटरव्यू में गई हूँ तो कुछ लोग मोबाइल निकाल के वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। आप इंटरव्यू के 2 दिन पहले तक आपका मतलब पूरा सिलेबस और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना ही पढ़ना है। हर किसी के बारे में तैयार है, ये पढ़ी कि नहीं, अरे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं पढ़ी, उसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर आप तुम ये पढ़ा कि नहीं, नहीं मैं ये तो नहीं पढ़ा, उसमें और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपने जितना, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है। देख लीजिए कुछ सोर्सेस से, देख लीजिए क्या क्या पढ़ना रहता है, नहीं पढ़ना रहता है। कुछ सोर्सेस देखने के बाद डिसाइड कर लीजिए कितना पढ़ना है, और आपको उतना ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से बोल के। ठीक है, मैं क्या करती थी, मैं आईना के सामने प्रैक्टिस मैंने नहीं किया है, मैं जो मोबाइल में आपका रिकॉर्डर होता था मैं उसको बोलती थी, उसके बाद फिर उसको रिकॉर्डिंग कर लेती थी। ठीक है, और फिर मैं खुद उसको सुनती थी कि मैं कैसे बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आईना के सामने बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था खुद को देख के, तो मैं वही करती थी कि रिकॉर्डर में मैं उसको बोल लेती थी, और फिर रिकॉर्डर से फिर मैं उसको सुन लेती थी, वॉइस रिकॉर्डर से। ठीक है, जो 5वां आपका एस्पेक्ट है इंटरव्यू का वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब आपने थोड़ी पढ़ाई की। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि इंटरव्यू इज आप लोगों को बोला जाता है इंटरव्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट। आपको वो पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाके बैठ जाएंगे और फिर सिर्फ बैठे रहेंगे। आपसे कुछ पूछेंगे कि आप उसका आंसर नहीं देंगे तो आप बोलेंगे इंटरव्यू इज पर्सनालिटी टेस्ट, मैंने आंसर नहीं दिया, हो गया। ऐसा नहीं है ना, वो आपको वहाँ बैठा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थोड़ा उनको आपके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, आप जब कस्टमर डीलिंग करेंगे तो डीलिंग कर पाएंगे नहीं, तो थोड़ा आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। आंसर आप कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे? कॉन्फिडेंट आप तभी रहेंगे जब आपने तैयारी की है। तो इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिएगा, तैयारी कीजिए। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो मेंस में अगर आपके कम भी मार्क्स आएंगे ना तो ये आपको मैनेज कर देगा, खासकर SBI PO इंटरव्यू में। ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। और मुझे आपको ये भी बात बतानी थी कि मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया है, हाल में मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इंटरव्यू के सारे एस्पेक्ट्स को टच किया है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं
तो मुझे लगता है कि आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइएगा। भी वीडियोस हैं जीएस से रिलेटेड, डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड और मेंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताती रहूँगी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।